So today we are going to discuss about universal law of gravitation, right? Universal law of gravitation. So it is said that there is a name, that is universal law of gravitation. That means there is no any restriction in application of this universal law. It can be applied to any object having a mass, right? ये बड़े से बड़े mass में applicable होता है. So as per the law of gravitation, it is said that if we take any object having masses, भाई कोई भी object है तो उसका क्या होगा, mass होगा, ठीक है? So if we have masses, so let us mark as capital M and small m. So it has been observed that these two masses attract each other. ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को अपने तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, राइट? सो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब भाई ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो अब ये पता कैसे चला, इसके लिए क्या है कि सिंपल सा एक स्टोरी है न्यूटन का जो आपने सुना होगा, एप्पल वाला, ठीक है? So we are not going to discuss that again, but the thing is we are just going to conclude one concept over here, that this is a earth and we just live on the surface of earth, right? अब फिलहाल ऐसा समझ लो कि अगर एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से हम रिलीज करते हैं, सो व्हाट वी ऑब्जर्व, अगर हम बॉल को ही अपवर्ड थ्रो करते हैं तो क्या होता है, कुछ दूर जाने के बाद ये वापस आता है, राइट? सिंस this ball is moved, means this ball has been moved upward, why? Because we have applied force. लेकिन ये वापस क्यों आ रहा है? Definitely there must be some force. ये फोर्स किसके बीच में हो सकता है? ये मास और अर्थ के बीच में ही पॉसिबल है, क्योंकि भाई इसको ऊपर भेजने के लिए, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमने लगाया फोर्स. तो हमने जो फोर्स लगाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्लाइड फोर्स. वी कॉल दैट अप्लाइड फोर्स. बट ये ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पहुंचने के बाद वापस अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा है. सो डेफिनेटली ये वापस आने के लिए भाई कुछ फोर्स लगा होगा, अपने तो आएगा नहीं. सो डेफिनेटली देयर इज अ फोर्स, राइट? और वो फोर्स किसके किसके बीच में लगता है, ये ऑब्जेक्ट के बीच में और ये अर्थ के बीच में. सो फ्रॉम दिस दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट there is a force of attraction between any object having masses. means mass की वजह से क्या है, वो उसके बीच में force of attraction लगता है. so as per the universal law, एक statement है, you know already, but we are going to just think about this in a story manner. suppose that we are going to just make a table over here. हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक table form करते हैं. we are taking two different objects having some masses and we will be calculating force. हम यहाँ force का value को study करने वाले हैं. Since we know that force is directly proportional to the product of masses. ये actually होता है, कैसे होता है देखो यहाँ पे, I am writing here capital M into small m. अगर हम ये मास अगर 4 kg लेते हैं, if I take 2 kg, so definitely यहाँ पे force हमारा क्या है, is directly proportional to 8. क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8. कहने का मतलब ये है कि अगर हम मासेस को इंक्रीज करते हैं ना, तो फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, ठीक है? सो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी आर टेकिंग वन आवर प्लैनेट अर्थ एंड अनदर प्लैनेट, वी कैन नॉट प्लैनेट, लेट अस टेक वन सन. सन हम लोग ले लेते हैं. वी नो दैट कि सन का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत कम है उसके कंपैरिजन में. We are just considering a certain case. If the same amount of mass is placed at a certain height in case of sun as well as in case of earth also, ये देखा गया है, ये ऐसा होगा यहाँ पे कि this mass will come with a faster velocity in comparison to the earth. अर्थ के कंपैरिजन में क्या है, सन वाले में क्या है, जल्दी ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जल्दी सन की तरफ मूव करेगा, राइट? बट ये अर्थ वाले केस में क्या, ये ऑब्जेक्ट सन के केस के कंपैरिजन में थोड़ा धीरे आएगा, लेकिन आएगा अर्थ की तरफ ही. सो यहाँ से हमको ये पता चला कि दैट देयर इज अ ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज. बट ये भी पता चला है कि देयर इज अ different value of forces if there is a different masses.
अगर ये देखा गया कि मास का, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मास ऑफ सन इज ग्रेटर देन मास ऑफ अर्थ, सो अल्टीमेट हम ये बोल सकते हैं कि सन का मास ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। क्या है यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। वेट, माय मिस्टेक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे मास ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है, राइट। So from here we can conclude that force is directly proportional to the product of masses. Since there is a distance between these two objects from center to center, so ये देखा गया है that it is inversely proportional to the square of the distance between them. So now what we will do here, we will just write the statement and just uh, conclude that statement also, that why though these things are having like this, right? ये सारी चीजें कैसे करके हो रही है. So what is the statement over here? We can write that the force of attraction, the force of attraction between any two object, any two object is directly proportional, directly proportional, directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them, to the square of the distance between them. So इस स्टेटमेंट को समझते हैं. फर्स्ट प्लीज टेल मी दैट, डू यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल and inversely proportional? Yes, sir. Okay. And Shrestha, do you know the meaning of directly proportional and inversely proportional? So I didn't heard one call came. So can you explain that statement again? Pardon, please. So can you explain this statement again? Yes. I didn't explain till now. I just written and I am asking few questions. आपने कभी ये देखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल? आपको इसके बारे में आइडिया है? No, sir. चलो ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे. The thing is, the sign wherever you get a sign like this, it represents only proportional. This sign is for proportional. But the thing is, there are two different cases. The first one is directly proportional, and there is another word that is inversely proportional. So directly or inversely में क्या होता है? Let us discuss that. Let us take some example. कुछ example हम लोग लेते हैं, ठीक है? Have you heard about this formula? Pressure is equals force by area. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so let us start from this one. अगर हम area constant कर दें, and if we keep on increasing force, will there be increase in pressure or decrease in pressure? Sir, increase. Obviously Sir, increase. increase. So we observe that whenever we increase the force, there is increase in pressure also, right? Whenever there is a decrease in force, pressure also decreases. मतलब क्वांटिटी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ जाएगा. इफ एक क्वांटिटी का वैल्यू घटाएंगे तो दूसरे का वैल्यू घट जाएगा. मतलब जैसा वेरिएशन उसी टाइप का. So in this case we can write like this, that pressure is directly proportional to force. इसका मतलब है जब भी हम लोग फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है? जब भी फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेंगे, प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा. सो इन दिस केस वी राइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली स्टैंड फॉर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, अगर एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घट जाएगा. बट व्हाट अबाउट इनवर्सली?
if in the formula pressure is equals force upon area, if we put the force as a constant, and if we increase the area, pressure will decrease. If we increase the area, pressure will decrease. If we decrease the area, pressure will increase. ठीक है, हम लोग ये देखते हैं, सपोज वी टेक वन नेल लाइक दिस, ठीक है, और अपने पास एक बलून है, अगर इस नेल की शार्प एज से अगर हम इस पे ऐसे कनेक्ट कराते हैं तो डेफिनेटली ये बर्स्ट होता है, बिकॉज ये एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा लगा है। लेकिन अगर इसका ये दिस साइड जो टॉप वाला आप देख रहे हो, अगर उस साइड से अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये बर्स्ट जल्दी नहीं होता है, सिंस एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम है। सो एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरा अगर डिक्रीज होता है, सो इन दैट केस वी से दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। So we will write here P inversely, मतलब inverse का मतलब क्या है भाई, 1 by A. You might have studied in maths that what is the meaning of inverse, x का power -1, आपने ऐसे पढ़ा, इसी को बोलते हैं inverse। तो इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, inverse of x. If I write A inverse in means we will write inverse of area, right? So if I write R inverse, so definitely we will say that inverse of distance or radius, like that, जैसा R का नाम होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर इस पे हम स्क्वायर लगा देते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स स्क्वायर? इनवर्स स्क्वायर मींस किसी के पावर में -2, आर के पावर में -2, राइट? सो ये अपना हो गया इनवर्स स्क्वायर। सो लेट अस मूव टू द स्टेटमेंट, आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, देख लेना ध्यान से। The force of attraction between any two object, इससे ये पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ वर्ड डायरेक्टली यूज हुआ है अट्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस का वैल्यू अगर बढ़ता है दोनों के प्रोडक्ट का, तो फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका भाई? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। इसका इनवर्स मतलब क्या होता है, आर का पावर -1, लेकिन बोला गया स्क्वायर, तो भाई आपने मैथ में पढ़ा, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, आर का पावर -2, एंड डेफिनेटली यू नो दैट वी कैन राइट इट एज 1 by r square. So that is why we can write like this कि भाई ये inversely proportional to the square of the distance between them. I hope this two line or mathematical relation is exactly clear from this statement. Yes, sir. Chalo. Now we will move to the next part. We will combine this and we will write m by r square. And if we remove the proportional sign, there will be a constant, right? A constant hoga. Let me remove the unnecessary part from this section. So g m by r square. So basically this equation is the universal law of gravitation, where g is universal gravitational constant. This is what? Universal gravitational constant. ये क्या है भाई? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ठीक है, जिसका एक वैल्यू होता है, और इसका वैल्यू g का वैल्यू क्या होता है, 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. If in your examination it is being asked that state universal law of gravitation, then you have to write the statement, you have to draw this diagram, you have to go through the mathematical formulation, and you have to write the value of g. आप इतना लिखोगे तभी उसका complete answer होता है. If it is asked that state universal law of gravitation. Any query? कोई भी दिक्कत है इसमें? No, sir. Okay. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप करते हुए. Shrestha, do you have any query? No, sir. Chalo. Now the thing is, let us go through the property of this one. भाई ग्रेविटेशनल का क्या क्या प्रॉपर्टी एज पर बुक हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये अट्रैक्टिव है हमेशा. दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता.
जैसे मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्सेस दे आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से लगते हैं, दैट विल बी पॉजिटिव अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, बट ये जो है ये अपना अट्रैक्टिव होता है हमेशा। नेक्स्ट क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, दोनों मासेस के प्रोडक्ट का। The next one is third. Third is this is inversely proportional. I am writing in only short, to the square of the distance between them. To the square of distance between the masses. So, ये 3 पॉइंट है, ठीक है। सो ये जो है it is significant between heavenly body but insignificant between ordinary bodies because of the small magnitude of g. That means देखो यहाँ पे क्या होता है, सिग्निफिकेंस की बात आती है, मतलब एप्लीकेशन की बात आती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जितना भी बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट ले लो उसमें ये एप्लीकेबल है, मतलब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। इफ यू वांट टू फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड प्लूटो, definitely you can use this formula. If you want to find the force of attraction, means gravitational force between sun and Pluto, definitely you can go for that, no any issue. sun and चलो अर्थ और मून के बीच में फोर्स लगा निकालना है, then also we can go for this relation. बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट एकदम वैलिडेटिंग है, बट जहां बात आती है स्मॉल पार्टिकल जो बहुत स्मॉल है, एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स के बीच बारे में, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। सो वी कांट मेजर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो होता क्या है कि दो चीज होता है, एक होता है कैलकुलेट कर पाना और एक होता है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि इसका वैल्यू इतना कम है, इतना कम है कि उसका एग्जिस्टेंस भी मैटर नहीं करता। वो कहते हैं ना कि नाम का होना सिर्फ, बस वैसा ही है। जब भी हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अपने को पता है प्रोटॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, सो दैट विल बी वेरी लेस और वो इनसिग्निफिकेंट होगा। सो वी कैन से दैट फॉर एटॉमिक लेवल पार्टिकल वी डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि उसका वैल्यू कुछ सेंस ही नहीं बनता, इतना कम रहता है। और ये हेवनली बॉडीज के लिए एग्जैक्टली ये एप्लीकेबल है। हेवनली बॉडी मतलब कितना, बहुत बड़ा बड़ा प्लैनेट, क्या ये हमारे और जैसे हमारे आसपास जैसे लैपटॉप रखा हुआ होगा, मोबाइल होगा, क्या इसके बीच में एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस, एप्लीकेबल है। दो अगर पेन हम लोग एक दूसरे के बगल में रखते हैं तो क्या उसमें फोर्सेस लग रही है ड्यू टू मासेस? द आंसर इज यस, उसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। मींस रियल लाइफ में जो भी हम लोग देख पा रहे ऑब्जेक्ट को, उसमें आसानी से ये एप्लीकेबल है। बट जब हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के, एटम के अंदर के एकदम छोटे 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 पार्टिकल के बारे में, देन वहां पे इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। Yes, sir. Okay, now let us move to the next point, that is force of gravity. क्या भाई? Force of gravity. देखो अर्थ जो है वो एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है बॉडी को, ठीक है। द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी, राइट। सो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, द फोर्स the force with which the earth attracts a body is called the force of gravity, the force of gravity, ठीक है। let me just tell you few things. आपने नाम ऐसे सुना है ग्रेविटेशन, राइट। आपने ये नाम सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपने ये भी नाम सुना है ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये तीन हो गया। लेट मी क्लियर यू फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। आपने ये भी सुना है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है।
चलो अब कुछ चीजें क्लियर करते हैं। सिंस वी आर लिविंग ऑन अर्थ, तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्सेस एक्ट कर रही है ड्यू टू मासेस, तो हम उसमें ग्रेविटेशन नाम यूज नहीं करके वी विल यूज ग्रेविटी। क्या हम लोग यूज करेंगे? ग्रेविटी, राइट। नेक्स्ट, अगर हम लोग अर्थ को छोड़ के और कोई भी दो प्लैनेट ले लेते हैं, सैटेलाइट भी चलेगा, मान लो हम लिए यहाँ पे क्या, आई हैव टेकन मार्स एंड आई हैव टेकन मून, तो ये दोनों के बीच में अगर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम निकालेंगे, सो वी कैनॉट यूज द वर्ड ग्रेविटी हेयर। मतलब हमको जब भी अर्थ को लेकर के स्टडी करना है तो हमें नाम लेना पड़ेगा ग्रेविटी का, राइट। स्पेशल नाम दे दिया हमने, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे उस केस में क्या नाम होगा? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। जस्ट हैव अ लुक, अगर हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इफ वी अप्लाई फोर्स और इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाता है, सपोज दैट, सो व्हाट वी से दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। बट इन अ सिमिलर मैनर जब ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा अर्थ की तरफ, तो हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप इट इज क्लियर यहाँ पर कि भाई ये ग्रेविटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डन? So this acceleration due to gravity also occurs between the Mars, Moon. एग्जैक्टली, एक्सेलरेशन विल बी देयर, बट वहां पे ग्रेविटी वर्ड हम लोग यूज नहीं करते। ग्रेविटी स्पेशली नाम दिया गया है अर्थ के केस के लिए, दैट्स ऑल। ठीक है, अगर मान लो कभी बुक में नाम ऐसा लिखा मिल भी गया तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे होता ना, जैसे मान लो सबका अपना ओरिजिनल नाम है, बट घर में भी बुलाने के लिए एक निक नेम होता है, ठीक है, तो बस वैसे टाइप से ही है। ठीक है, Yes, sir. सो नाउ वी विल बी मूविंग टू डिस्कस दिस वन। यहाँ पर हमारे पास आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, सपोज दैट दिस इज अर्थ, दिस इज ऑब्जेक्ट हैविंग मास m। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? m इंटू जी। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ वेट इज m इंटू जी। ठीक है, सो पॉइंट इज दैट कि यहां पर g क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और ये वेट एक्चुअली है किसके इक्विवेलेंट? जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है उसके बराबर है। दैट मीन्स ये वेट जो है ये कैसे फील हो रहा है? अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, अगर अर्थ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वेट भी ज्यादा होगा। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड वन थिंग, जैसे कि मान लेते हैं दिस इज अर्थ, एक डेरिवेशन छोटा सा है, एंड दिस इज एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, राइट। So the thing is, we know that the gravitational force in between these two objects are, हम लोग यहाँ small r लेते हैं, so this will be g capital M small m, capital M for earth, right, divided by total distance का square. So now the thing is, we know that weight of the object is also mg। हमने ये पढ़ रखा है कि अर्थ इसको डाउनवर्ड खींचता है तो क्या वेट होता है? mg। और हमने ये भी पढ़ा है कि डाउनवर्ड जो फोर्स होता है वो है जी एम एम बाई आर स्क्वायर। सो डेफिनेटली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कॉन्सेप्ट वाइज ये दोनों सेम होना चाहिए, सो राइट साइड विल बी सेम। सो एम जी विल बी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। तो ये एम और एम कैंसिल हो गया, सो जी इज इक्वल्स जी एम बाई आर स्क्वायर। इफ यू टेक अ स्पेशल केस, जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इस सरफेस पर रख देते हैं तब भी तो स्पेस का वेट काम करेगा। इन दैट सिचुएशन द रेडियस बिकम अर्थ ऑफ द रेड मींस रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। सो g will be written as gm by r square, this mass of earth, mass of earth, and this r is radius of earth, और ये g क्या निकल गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो अब देखो g कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, r भी फिक्स है अर्थ के लिए, वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ स्फीयर। सो यही रीजन है कि आपको हमेशा बोला जाता है कि g का वैल्यू क्या ले लो? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, बिकॉज इट इज सेड दैट फॉर अर्थ g इज कांस्टेंट। ये आप लोगों को पढ़ाया गया बहुत बार, दैट g इज इक्वल्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों है?
because here capital G is constant, mass of earth is constant, radius of earth is also constant. So from here we can conclude that small g, if you want to calculate for any planet, so we can use this relation. Suppose that if you want to calculate the gravity for, this means acceleration due to gravity for मून, सो हम क्या करेंगे, ये यहाँ रेडियस किसका लेंगे, मून का लिखेंगे, मास किसका लिखेंगे, मून का लिखेंगे, बट ये g का वैल्यू एज इट इज जो फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये होगा हमेशा, और ये g किसके लिए आएगा, मून के लिए आएगा. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g फॉर सन, so definitely there will be capital G mass of sun divided by radius of sun. ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर रह गया, ठीक है, डिस्टेंस का होल स्क्वायर. सो द थिंग इज इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर दिस सन. ठीक है, सो हम यहाँ पर सन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन अप टू दिस पार्ट, कोई भी सवाल है क्या? No, sir. ओके. No, sir. Okay, now there is one more point. Since this g is nothing just a kind of acceleration, तो ये g कैसा quantity होता है? This is a vector quantity. What is the direction of g? Towards the center of the earth. देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, if we talk about weight, हम लोग क्या बोलते हैं, एक टेबल पे अगर एक ऐसे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दे, so ये वेट किधर लगता है, डाउनवर्ड. डाउनवर्ड किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है, तो भाई ये जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वेट इज इक्वल m इंटू जी. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन किसका होगा, जी का डायरेक्शन है. दैट इज व्हाई वेट बिकम्स द वेक्टर क्वांटिटी. क्यों, क्योंकि जी का वैल्यू जो जी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है. सो दिस इज फॉर दिस केस. और हमने यहाँ पे रिलेशनशिप भी देख लिया कैपिटल जी और स्मॉल जी में. ठीक है, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन acceleration due to gravity and gravitational constant, so what formula you will use, g is equals capital Z m divided by r square. So this is the formula you can use. Now there might be some question, what are the differences between small g and capital G? So you can write so small g can change, small z can change if we change the planet. अगर अलग अलग प्लांट के केस में अगर लेते हैं तो जी का वैल्यू अलग अलग आएगा, बट कैपिटल जी विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज. ये हो गया. दूसरा क्या है, ऐसा यूनिट जी के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फॉर कैपिटल जी द ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. राइट, सो लेट अस डिस्कस कि ये ऐसा है क्यों है, इसको याद कैसे रखेंगे. वेरी इजी दिस वन. Can we write F is equals G m m by r square like this? So now if we calculate the value of G, so definitely it can be rewritten like that, F r square by capital M small m. अब खुद देखो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन. R is a distance, so we can write meter square. देखो डिनोमिनेटर में तो मास इंटू मास है, मतलब केजी दो बार आएगा और ऊपर जाने से -2. सो फाइनली वी गेट द यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो रटने का नहीं है. राइट, सो अब बात यह है कि ये जो स्मॉल जी है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, बट ये जी जो हमारा है ये स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में आता है क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट इज वाई ओनली. बट आपको कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि दैट दिस जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाई, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट. ये कांस्टेंट होने की वजह से हम उसको उस केस में नहीं डाल सकते, हम नहीं लिख सकते कि ये स्केलर क्वांटिटी है. we will not be able to write like that this is a scalar quantity because it is a constant. भाई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए, राइट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए पहले उसका फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी है. क्या जरूरी है, फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी है. जैसे स्मॉल जी a physical quantity, acceleration physical quantity, r physical quantity, force physical quantity, but gravitational constant is only a number and it is a constant. So that is why we cannot write here scalar, so we have to write this is a constant. Right, so I hope it is clear. Yes, sir. Okay, Arnav. Yes, sir. Okay,
So because the small g is the acceleration due to gravity, Hmm. that is why its SI unit is meter per second square. Exactly, because it is an acceleration, right? So that is why meter per second square, and it is a vector quantity. So now we will be Yes, sir. moving to the next point, that is free fall. Free fall, what is the meaning of free fall? We are going to discuss that. Since we know that equation of motion, Arnav, please tell me that what are the equation of motion? Batao zara. V equal to U plus AT, Very good. V is equals U plus AT. Next, S equal to UT plus half AT square, UT plus half AT square. Amazing. Next, V square is equal to U square plus 2AS. U square plus 2AS. Very good. So this is equation of motion. Just we are going to replace this. अब इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है? Suppose that if the body is moving in the presence of gravitational force, ठीक है? So उस केस में क्या होता है कि ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? G के बराबर हो जाएगा, ठीक है? But there are two different cases. हम सारा केस डिस्कस करेंगे जो कि बुक में नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले इस बारे में. इफ द बॉडी इज, अगर आप देखो ये अर्थ का सरफेस है, लेट मी चेंज द कलर राइट नाउ. एकदम नॉर्मल वे में सोचना है, अगर आपको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं दूसरा कुछ होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे. इफ आई थ्रो अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, आप क्या देखते हैं? वेलोसिटी इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? इफ वी थ्रो अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, So it will decrease. the velocity of object will decrease. जब velocity घटता है तो क्या होता है? Retardation. We know that. So we can write here minus g. लेकिन जब object certain height से नीचे की तरफ आ रही है, हम उसको थ्रो करते हैं डाउनवर्ड, तो उसका velocity क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है. So increase in velocity, so acceleration, so that will be positive. Now we are going to only replace this. इसको replace करेंगे a को माइनस जी से. सो इक्वेशन क्या बनेगा? v इज इक्वल्स u माइनस जी टी. मतलब ये तब हम लोग यूज करेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, राइट? s इज इक्वल्स, क्योंकि इसका यूज करेंगे, दैट इज व्हाई आई एम डिस्क्राइबिंग इन डिटेल, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. And the last one is v square is equals u square minus 2gs. But if a body is moving downward, then it will be plus g. So the equation can be rewritten like this: v is equals u plus gt. S is equals ut plus half gt square. V square is equals u square plus 2gs. बट द थिंग इज, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जो थ्रो किया जा रहा है, दैट मीन्स वी हैव जस्ट होल्डेड अ बॉल ओवर एयर, और हमने इसको थ्रो किया है, रिलीज नहीं किया. थ्रो करने का मतलब हमने इसको यू का वैल्यू दिया है. मान लो हो सकता है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, नीचे आ रहे हैं, अभी इसका वेलोसिटी हो गया सपोज 15 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द केस फॉर दिस वन. बट यहाँ पे आता है फ्री फॉल. व्हाट? फ्री फॉल. In this case, what we do, we just take one object which is at a certain height from the ground. Ground से कुछ height पे है, हम इसको क्या करते हैं? रिलीज करते हैं यहाँ से, राइट? रिलीज का मतलब हमने इसको होल्ड करके रखा है, बस अपना फिंगर हटा के इसको छोड़ दिया है, तो ये धीरे धीरे अपना वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा. सो इन दिस केस व्हाट हैपन? u बिकम्स 0. हमने थ्रो नहीं किया है, हमने इसको रिलीज किया है, सो दैट कि अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से इसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. बट फर्स्ट वाले केस में क्या था? मैंने इसको थ्रो किया डाउनवर्ड, मतलब मैंने इसको ऑलरेडी खुद से वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड किया, ठीक है? सो अगर ये मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूं तो उस कंडीशन में ये आ जाता है फ्री फॉल कंडीशन. सो उस कंडीशन में u का वैल्यू 0. तो आप देखो ये इक्वेशन क्या बनेगा? v इज इक्वल्स gt, s इज इक्वल्स हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स 2gs. So finally these three equations are the equation for free fall. अगर आप अपने बुक में देखोगे तो ये इक्वेशन डायरेक्ट आपको लिखा हुआ वहां पर होगा, ठीक है? तो ये इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल में, दैट इज व्हाई इट इज गिवन. कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. Okay. So whenever object is thrown vertically upward, so we will use this relation,
and it is, if it is thrown vertically downward, this relation for free fall, the last part. So in this way we have concluded this equations जो आपके बुक में अवेलेबल है, देख सकते हो. So next we will be discussing about what? We will be discussing about mass. इसके बारे में बात करेंगे, mass and weight के बारे में. Till now any query? No, sir. Okay. Sir, if the question will ask us to prove that equation is v is equal to gt, s is equal to half at square, then Pardon please. sir, if the question will ask us that prove the equation v is equal to gt, s is equal to half at square. No, no, that will never be asked. V is equals GT ये प्रूफ करने के लिए नहीं देगा. अगर देता है तो आप लिख सकते हो, इस इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हो. Since we know that V is equals U plus AT, but in the presence of gravity, A will be written as G, right? And if the body is released, then U is equals 0. U is equals 0. So V is equals GT. देखो आज तक का रिकॉर्ड है, कभी ये नहीं पूछा है, सिर्फ आपको ये इक्वेशंस को प्रूफ करने जरूर दे सकता है, जिसमें आपका वो एनालिटिकल मेथड मतलब कैलकुलेशन और दूसरा है ग्राफिकल मेथड, ये दो मेथड से में से कोई भी एक दे सकता है. ये सब नहीं पूछेगा प्रूफ, इससे न्यूमेरिकल रहेगा. ये जो ब्लैक कलर में जितना भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, इससे न्यूमेरिकल तो रहेगा. ठीक है. Okay, sir. Okay, so last topic is mass and weight. So I am sending link one more time so that we can complete this part, right?